हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट की सेकंड यूनिट। शुरू से लेकर अंत तक नया बैच शुरू कर रहे हैं हम, निरंतर बैच, जिसमें हम क्या करेंगे, सारी यूनिटें करेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस सेट। तो स्टार्ट करते हैं। आप 76 स्टडी जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और यहाँ पे सारी क्लास क्या होगी, फ्री होंगी। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। बुक नहीं है किसी के पास, कोई बुक नहीं खरीद सकता, या भाई नोट्स नहीं उनके पास अवेलेबल, या उन्हें कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि कैसे यूजीसी नेट की तैयारी करें। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का लेखन, साहित्य इतिहास का लेखन से यूनिट 2, साहित्य लेखन। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगे थे, जैसे गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और नाबादास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। सेकंड है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी के गारसद तासी द्वारा रचित स्तवर द लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ मुख्य रही हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1, वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। प्रथम वर्ण जैसे तय, च, के। उदाहरण के लिए जैसे तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ सिंह, चिंतामणि और तुलसीदास। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं है, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गारसद तासी और शिव सिंह सैगड़ ने इसका प्रयोग किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किन लेखकों ने किया? तो गारसद तासी और शिव सिंह सैगड़ ने। इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी है कालानुक्रम पद्धति। काल माने समय। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि व्रत संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिर्च बिंदुओं ने इसका प्रयोग किया, यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। नंबर 3 है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। फोर्थ नंबर पद्धति है विधेयवादी। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। 3 शब्द कौन कौन से? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ये 3 शब्द हैं। किसने इनका 3 शब्दों का किसने वर्णन किया है? फ्रेंच के जो विद्वान हैं तेन ने। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट, विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठना ही साहित्य कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये कोटेशन पूछी जाती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना है।
साहित्य इतिहास दर्शन। देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जो उनसे संबंधित ग्रंथ हैं उनसे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाएंगे आज और देखेंगे, जो हमारे रिवीजन में और हमारी तैयारी में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा जो साहित्य इतिहास दर्शन है। मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। यानी कि इस प्रकार का ग्रंथ कौन कौन सा है? एक तो है नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है साहित्य इतिहास का दर्शन। दूसरा ग्रंथ है मैनेजर पांडे के द्वारा लिखा गया इतिहास एवं साहित्य दृष्टि। ये दोनों क्या हैं? इसी प्रकार के साहित्य दर्शन से संबंधित ग्रंथ हैं। साहित्य दर्शन का संबंध इतिहास दर्शन से है। इतिहास दर्शन के जनक को लेकर मतभेद है। कोलिंगवुड के अनुसार वोल्टेयर सामान्यतः इन्हें ही माना जाता है। इंपोर्टेंट परिभाषा है। प्रोफेसर वॉल्स के अनुसार विको ये इटली के दार्शनिक थे। यानी कि एक प्रोफेसर हैं जो वॉल्स हैं, विको हैं जो इटली के दार्शनिक थे। वोल्टेयर के अनुसार इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। इसमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने के बजाय उसके विषय में चिंतन करता है। कोलिंगवुड के अनुसार है इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। इतिहास दर्शन के संदर्भ में हीगेल के विचार परिवर्तनकारी माने जाते हैं। प्रोफेसर वॉल्स के अनुसार है परिकल्पनात्मक दर्शन के संस्थापक। सेकंड है हीगेल के अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं है, बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कार्य कारण प्रक्रिया की खोज है। हीगेल का ही इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद किस कवि को कहलाता है? तो हीगेल का इतिहास दर्शन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित लिए गए वक्तव्य और उनका काल विभाजन ये दिए गए यहाँ पे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से लिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि व्रत संग्रह कहा है। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल से पहले के लिखे गए साहित्य इतिहास हैं, जो साहित्य ग्रंथ हैं, उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कवि व्रत संग्रह। शिव सिंह सरोज को के कवित्व व्रत संग्रह कहा है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कवित्व संग्रह माना है। मिस बंधु विनोद को बड़ा भारी प्रकांड कवि व्रत संग्रह मान कहा है। नामकरण दो आधार पर किया गया है। काल विभाजन के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और उनके स्वरूप के अनुसार है। देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है। ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। किसी काल का विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तम नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान और साहित्यिक घटना है। नेक्स्ट है वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने आप में अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। नेक्स्ट परिभाषा रीति काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस बंधु विनोद से ही लिए हैं। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मिस बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन्हें ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने ही दिए हैं। कौन कौन से नाम दिए? हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास की। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि जी की।
मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन और उनका नामकरण। शुक्ल जी आदि काल को वीर गाथा का संवत 1050 से 1375 ईस्वी का काल मानते हैं। पूर्व मध्य काल को ही भक्ति काल या संवत 1375 से 1700 ईस्वी का समय है। उत्तर मध्य काल रीति काल भी कहा जाता है, जिसे संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल है गद्य काल, संवत 1900 से 1984 ईस्वी। ग्रंथ और ग्रंथकार का समय। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकार है। स्थावर द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी गारसादा तासी द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ। 1847 ईस्वी में इसका द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। दूसरा संस्करण है 1871 ईस्वी में आया और इसके 3 खंड हैं। दूसरे संस्करण कब आया? 1871 ईस्वी में, और दूसरे संस्करण के 3 खंड कर दिए गए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। किससे? ग्रंथ से। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया था और इसमें केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। जो गारसा ताजी ने अपना ग्रंथ लिखा है उसमें उर्दू और हिंदी के मिलाकर कितने कवि हैं? 738, जिसमें अंग्रेजी के वर्ण के क्रम को आधार माना गया है। लेकिन इसमें हिंदी कवि जो हैं, हिंदी कवियों की कुल संख्या 72 है। हिंदी के कवि कुल कितने हैं? 72। और हिंदी उर्दू के दोनों मिलाकर कितने हैं? 738। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। एंदुई का अर्थ होता है हिंदवी या हिंदी, और हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी उर्दू था। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधित सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित कराया था। दूसरा ग्रंथ है तज़किरा ई इशरा ई हिंदी। इसके कवि हैं मौलवी करीमुद्दीन। समय काल है इनका 1848 ईस्वी। अब इसके ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया, जिनमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। तो करीमुद्दीन मौलवी ने जो ग्रंथ लिखा है तो उसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है? 1004। और हिंदी के कितने बताए गए हैं? कुल 62। हिंदी के कुल 62 है और अपने दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ था उसमें 1000 कवियों का विवरण दिया है। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम काल क्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का नहीं किया गया। इसे तबका स्वरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भाषा काव्य संग्रह। इसके लेखक है महेश दत्त शुक्ल और समय काल है 1873 ईस्वी। इससे महत्वपूर्ण बिंदु है, यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सैगर इसके लेखक हैं। समय काल है 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचना के नमूने तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। किस ग्रंथ को? हिंदी का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसे इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? तो शिव सिंह सरोज को। नेक्स्ट ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान।
इसके कवि है जॉर्ज ग्रियर्सन और इसका समय काल है 1888 ईस्वी में। इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। बहुत से विद्वानों में से इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इसमें पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया, जिनमें से 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज रचना में उपस्थित है। इन्होंने हिंदी सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं से 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव की पत्थर माना जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे, वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इम्पोर्टेंट है। मिर्सबंधु विनोद नेक्स्ट ग्रंथ है, सारे क्या हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इम्पोर्टेंट है। मिर्सबंधु विनोद के लेखक है मिर्सबंधु। प्रथम 3 भाग में 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी कि इसमें बनेगा मिर्सबंधु विनोद के कुल कितने भाग हैं, तो कुल में आएगा 4 भाग हैं, कुल 4 भाग। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया ग्रियर्सन बंधुओं ने। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिर्सबंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। किन्होंने? मिर्सबंधुओं ने। मिर्सबंधु 3 भाई थे, जिनमें प्रमुख है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक है। समय काल इसका 1929। इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसकी भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त के बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्राय उसका ही प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। समय काल है 1938 ईस्वी। इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस ग्रंथ के। छायावादी कवि रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया। अपनी विस्तृत सामग्री, उनकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल 693 से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए थे। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य नाम दिया। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। वर्मा जी ने इसी से आदिकाल को संधि काल और चारण काल भी कहा था। नेक्स्ट ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों रचनाएं किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। इससे महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं।
इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यात करते हैं। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित कराने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्व सिद्धांतों से भक्ति कालीन संत काव्यधारा का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, 1965 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया। प्रारंभिक काल, आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकास सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए इसमें उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। नेक्स्ट ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर संपादक हैं ये डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा। इसका समय काल है 1973 ईस्वी में। संपादक डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल। इनके इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था। इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आदोपांत नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल और उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। समय काल है 1986 ईस्वी में, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। समय काल है 1986 ईस्वी में। इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। राम स्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित है, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परंपरा संबंध बनाते हुए लिखा। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापना को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता क्षरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्परिभाषित किया है। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्य परंपराओं के संदर्भ में व्याख्यात किए हैं। उदय नारायण तिवारी द्वारा रचित, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उदय नारायण तिवारी द्वारा रचित हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा रचित हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास उल्लेख ग्रंथ है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 ईस्वी में के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन किया था। तज़किरा ई इसरा ई हिंदी को अंग्रेजी में उर्दू कवियों के इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी के मुसलमान कवि नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह का है। ब्रज माधुरी सार के संपादक की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली थी। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। FAK ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है। FEK ने हिंदी की सहसावस्था के व्रतों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया। साहित्य इतिहास संबंधी अन्य उल्लेख ग्रंथ हैं। राजस्थान भाषा और साहित्य से संबंधित ग्रंथ है डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। राजस्थान का पिंगल साहित्य है डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभु दयाल मित्तल हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली का है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य हिंदी द्विवेदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन विलोचन शर्मा के निम्नलिखित मत स्मरणीय हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसदा तासी का था, जो निर्विवाद है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये किसने कहा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। नेक्स्ट है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन और उनका नामकरण। हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया वो इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल सन 700 से 1300 ईस्वी तक माना है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 16 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य सन 1580 से 1692 ईस्वी में, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती सन 1600 से 1700 ईस्वी में, 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान शासन 1800 से 1857, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887 ईस्वी में। अब है मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन एवं उनका नामकरण। मिश्र बंधुओं ने इस प्रकार काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का। प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तरारंभिक काल विभाजन है संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल है पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल है 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल है पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल है 1800 संवत है 1890 से 1925 विक्रम संवत अब तक। वर्तमान काल है संवत 1926 से विक्रम संवत से अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। वीरगाथा काल आदिकाल, वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। इसका संवत है 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल का उत्तर मध्यकाल संवत 1700-1900 विक्रम संवत। गद काल है आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। यह काल समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और उनका नामकरण। प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है रामकुमार वर्मा ने। संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। सेकंड है चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल है संवत 1900 से विक्रम संवत से अब तक आ गए। विभाजन और उनका नामकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अनुसार काल विभाजन और उनका नामकरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल का समय संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत माना है। भक्ति काल का समय काल 1350 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल का संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल का है संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और नामकरण। आदिकाल का है सन 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्य काल का है सन 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्य काल का है 1600 1857 ईस्वी। आधुनिक काल का 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित हिंदी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक मानते हैं। रीति काल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य मानते हैं और आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग कहा जाता है 1857 से 1900 ईस्वी में। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से 1918। छायावाद युग 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल क्या है? प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 से ईस्वी से अब तक। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन और नामकरण।
चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति को कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल सन 1000 से 1350, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल सन 1350 से 1650, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल सन 1650 से 1850, आधुनिक काल गदकाल 1850 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पहला है अपभ्रंश काल, दूसरा भक्ति काल सन 1400 ईस्वी से 1650, रीतिकाल है सन 1650 से 1857 और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे।